लेकिन शालिनी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। इस बात को जब मैं आदित्य को कहती कि शालिनी क्यों हमेशा खामोश खामोश रहती हैं, तो आदित्य कहते, वह हमेशा से ऐसी नहीं है। माँ की मौत ने उसे ऐसा बना दिया है। जब माँ जिंदा थी तो वह सबके साथ हंस घुल मिल कर बात करती थी, लेकिन वह अब बिल्कुल बदल गई है। बेहतर यही है कि तुम उससे ज़्यादा कुछ मत कहा करो। पापा उसका बहुत ख्याल करते हैं, धीरे धीरे वह संभल जाएगी। मैंने भी यह सब सोचकर शालिनी से बात करना छोड़ दिया कि अच्छा ही है, वह घर के किसी मामले में नहीं पड़ती हैं। मुझे भी उनकी तरफ से किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है, वरना मेरी दोस्त की ननद ने तो मेरी दोस्त का जीना हराम करके रख दिया था। और शादी से पहले मैं भी यही समझती थी कि मेरे साथ शालिनी कुछ ऐसा ही करेंगी, क्योंकि मेरे ससुर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल करते। अगर वो खाना खाने नहीं आती तो वो खुद उसके कमरे में खाना लेकर जाते और अपने हाथों से खिलाते। ज़्यादातर वह उसके कमरे में ही होते थे, लेकिन शालिनी का रवैया उनके साथ बिल्कुल ही अलग था। वो जल्दी अपने बाप के किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। अगर मेरे ससुर जी उसके लिए कोई चीज़ लेकर आते तो उसका अंदाज़ा ऐसा होता उसके लिए उनकी लाई हुई चीज़ कोई मायने ही नहीं रखती। मुझे अक्सर ही उसका अंदाज कुछ अजीब सा लगता, क्योंकि माँ के बिछड़ने के बाद तो बच्चों को अपने बाप से और भी ज़्यादा लगाव हो जाता है, लेकिन वह तो अपने बाप से कोसों दूर भागती थी। मेरे ससुर जितना उसका ख्याल करते नहीं मेरा भी करते थे। मुझे अपने ससुर में किसी भी किस्म की कमी महसूस नहीं होती। मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, इसलिए मैं शालिनी के रवैये के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी। शादी के शुरू दिनों में मैंने अपनी माँ को शालिनी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, भगवान का शुक्रिया अदा कर और अपने काम से काम रखा करो। मुझे अपनी माँ की बात ठीक लगी, इसलिए मैं शालिनी से ज़्यादा बात नहीं करती और रात का खाना खाने के बाद मैं आदित्य के साथ ऊपर कमरे में सोने चली जाती और सारी रात फिर नीचे नहीं आती। हम दोनों की एक अलग दुनिया थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द कुछ गलत हो रहा है ऐसा एहसास भी नहीं हुआ। एक दिन मेरे ससुर बहुत सारे फल लेकर आए थे और जैसे ही शालिनी स्कूल से आई तो वह उसे अपने पास बिठाकर फल काटने लगे। और उन्होंने जब शालिनी को फल खाने को दिया तो शालिनी ने बड़ी बेरखी से फल खाने से इनकार कर दिया। तो वह ज़बरदस्ती अपने हाथों से उसके मुंह में फल डालने लगे। मैं वहीं बैठकर यह सब देख रही थी और सोच रही थी कि शालिनी कितनी खुशकिस्मत है, जिसे इतना प्यार करने वाला बाप मिला है, लेकिन उसे तो कदर ही नहीं। वो कुछ देर वहीं पर बैठी रही और फिर अचानक से उठी और अपने कमरे में चली गई। मैंने बड़ी हैरत से उसे जाते हुए देखा तो मेरे ससुर ने मेरी नज़रों को भांप लिया था और कहने लगे, मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। उसे लगता है कि अगर मैंने टाइम पर उसकी माँ की इलाज करवाई होती तो उसकी माँ आज जिंदा होती और उसकी माँ हमारे साथ होती। लेकिन सच तो यह है कि भगवान ने उसकी माँ की ज़िंदगी बस कुछ ही दिनों की लिखी हुई थी। मैंने उसकी माँ के पीछे बहुत सारे पैसा खर्च किया और दिन रात भागता रहा, लेकिन उसकी माँ की किस्मत में मौत ही लिखी थी। मैं खुद ही उसकी मौत के बाद बहुत दुखी रहता हूँ, लेकिन शालिनी को यह बात मैं कैसे समझाऊँ। अपने ससुर की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पसीज गया। उम्र के इस दौर में अपनी पत्नी की जुदाई का गम के साथ साथ औलाद का दुख भी झेल रहे थे। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर से कहा, पिताजी आप परेशान मत हों, वक्त के साथ साथ शालिनी सब कुछ समझ जाएंगी। मेरी बात पर वो सर हिलाते हुए शालिनी के कमरे की तरफ चले गए और मैं मुस्कुरा दी। शाम तक वो शालिनी के कमरे से वापस नहीं आए थे। यहाँ तक मैंने खाना भी बनाकर साफ सफाई कर ली थी, फिर भी वो बाप बेटी कमरे से बाहर नहीं निकले। फिर मैंने सोचा कि उन दोनों के साथ कमरे में जाकर बैठूं, और फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, दोनों बाप बेटी के बीच में भला मेरा क्या काम है। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। हमारे घर में रोज़ का यही रूटीन था। मेरे ससुर शालिनी के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते और शालिनी उनकी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं करती थी। कभी कभी तो मुझे शालिनी से बहुत जलन महसूस होती क्योंकि वो कितनी खुश नसीब है, उस कि उसका बाप उसका कितना नखरा उठाता है।
जबकि मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने बाप की तीसरी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन जैसा प्यार मेरे ससुर शालिनी से करते थे, ऐसा तो मैंने अपने बाप से कभी भी नहीं पाया था। मेरा बाप तो हम बेटियों के साथ एक हद तक ही रहता था। हमारे वास्ते जो कुछ भी कहना होता वो हमारी माँ से कहता। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे ससुर का शालिनी के पीछे पीछे घूमना मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज़ ना होती और बिजली कड़कने की वजह से मैं डरती नहीं, तो शायद ये सब कुछ नहीं जान पाती कि मेरा ससुर अपनी खुशी के लिए अपनी ही बेटी को बर्बाद कर रहा है। जैसे ही मैं उस रात कमरे में गई, तो यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर शालिनी को पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, और वो इस तरह घमंड थे कि उन्हें मेरे होने का खबर ही नहीं था। मेरे ससुर पर पूरी तरह शैतान सवार था। शालिनी बहुत डरी हुई थी। इस सिसकियों से सारा कमरा गूंज रहा था। न जाने वह कब से यह सब सह रही थी। उसका चुपचाप रहना और उसके बाप से चिढ़ना, खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी आदत के पीछे छुपी एक वजह मुझे आज समझ में आ गई थी। कुछ देर बाद मेरे ससुर को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। वह शालिनी को छोड़कर मेरी तरफ पलटे और मुझे अपने सामने खड़ा देखकर हक्का बक्का हो गए। शायद उनके गुमान में भी नहीं था कि मैं रात के इस वक्त अपने कमरे से निकलकर आ सकती हूँ। मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह घबरा गए, हकलाते हुए मुझसे पूछने लगे, बहू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने आगे बढ़कर शालिनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे छुपा लिया। वह बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने कहा, बेहतर यही होगा कि अभी और इसी वक्त इस कमरे से निकल जाइए। आप जैसे बाप को तो बीच रास्ते पर सूली पर लटका देना चाहिए। ऐसी दरिंदे का निशान न बन जाए। मेरे मुंह से यह सब सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से में आ गए और कहने लगे, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। शालिनी ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं अपने ससुर की ठिकाई पर परेशान रह गई, क्योंकि मैंने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन ना जाने कैसे मैंने इतनी हिम्मत की और उसे गले ही लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कितने दिनों का गम उसके दिल में था, इसलिए मैंने भी उसे रोने दिया। और जब रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ, तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू कर दिया। जब वो 12 साल की थी, तब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर जी से हुई थी। शालिनी के इस पहली लाइन पर मैंने हैरत से उसे देखा और पूछा, तुम अपने बाप की सगी बेटी नहीं हो? जिस पर शालिनी ने ना में सर हिला दिया और बताने लगी, जब वह 10 साल की थी, तो उसके सगे बाप ने उसे उसकी माँ को छोड़ दिया था। शालिनी को भी उसकी माँ के हवाले कर दिया, जबकि शालिनी की माँ शालिनी को लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह कहती थी कि शालिनी की वजह से दूसरी शादी ना कर सकती, क्योंकि एक छोटी बेटी के साथ उसे कौन अपनाएगा। लेकिन अचानक ही शालिनी की माँ की ज़िंदगी में आदित्य के पिता आए और उन्होंने माँ के साथ साथ शालिनी को भी अपना लिया। उसकी माँ की शादी के बाद शालिनी के सौतेले बाप शालिनी का बहुत ख्याल करते, जिस वजह से उसकी माँ इस घर में बहुत खुश थी कि चलो अगर मेरी दूसरी शादी हुआ तो क्या हुआ, मेरा पति बहुत अच्छा है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आदित्य के पिता के मन में खोट है। शालिनी ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी, तभी उसके सौतेले पिता उसके साथ बहुत बेहूदी हरकतें करते। धीरे धीरे शालिनी की उम्र 13 से 14 हो गई और वह जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसे सही और गलत का अंदाज़ा हो गया था। वह समझ गई थी कि उसका सौतेला बाप जिस अंदाज से उसे देखता है और उसे इधर उधर हाथ लगाता है, जो कि गलत है। शालिनी सिसकियां भरते हुए बता रही थी, उसका सौतेला बाप की माँ की मौजूदगी में ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे में सोने को मजबूर करता, और जब उसकी माँ गहरी नींद में सो जाती, तो वो शालिनी को परेशान करता। कुछ वक्त तो शालिनी यह सब बर्दाश्त करती जा रही थी, लेकिन जब यह हद से ज़्यादा हो गया, तो वह इस बारे में अपनी माँ को बताई। लेकिन उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने के बजाय उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया
और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आता अपने बाप के बारे में ऐसी बातें करते हुए? वह हर वक्त तुम्हारा ख्याल करते हैं और तुम उन्हीं पर लांछन लगा रही हो। मेरी सगी माँ ने जब मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं किसी और से क्या शिकायत करती। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और मेरा यह सौतेला बाप शेर होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी उसकी नीयत खराब होती जा रही थी। पहले तो मुझे थोड़ा तंग करता, पर जैसे जैसे मैं जवान होती जा रही थी वो अपनी हदें पार करता जा रहा था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने सारी हदें तोड़ दी। मेरी माँ किसी काम से बाजार गई थी और जब वो वापस आई तो उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। तो मेरे सौतेले बाप को डांटने की बजाय मुझे ही डांटने लगी। उन्होंने कि मैंने ही अपने बाप को बहकाया होगा। एक आस्तीन में छुपी हुई नागिन हूँ जिसे अपनी ही माँ का घर खराब किया है। मैंने अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद मैं तो खुद इस हालत की मारी हुई हूँ। लेकिन लेकिन मेरी माँ को मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो हमें छोड़कर चल बसी। पर जाने से पहले उन्हें एहसास हो गया था कसूरवार मैं नहीं बल्कि उसके पति हैं। उन्होंने मरने से पहले मुझसे माफ़ी मांगी, पर मुझे उनकी माफ़ी का कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि मेरी माँ पहले ही इस बात पर यकीन कर लेती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। माँ के मरने के बाद पहले मैंने सोचा कि मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँ, लेकिन फिर मुझे यह बात का एहसास हुआ कि एक अकेली लड़की के लिए सारा समाज एक दरिंदा है और मैं तो एकदम जवान लड़की थी। इस घर को छोड़कर जाती भी तो कहाँ जाती, आगे भी मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होता। इसलिए मजबूरन मुझे अपनी किस्मत पर समझौता करना पड़ा। मैंने यह बात कभी भी आदित्य भाई को नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि अगर वह भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। शालिनी के हाथों को मैंने अपने हाथों से दबाया और उसे यकीन दिलाते हुए कहा, आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा, अगर पहले ही तुम मुझे यह सब बता देती तो मैं तुम्हारी मदद करती ज़रूर। इस बात पर शालिनी हंस पड़ी और कहने लगी, मैं तो वह बदनसीब लड़की हूँ जिस पर माँ ने भी भरोसा नहीं किया, तो आप कैसे करती। शालिनी की हंसी में छुपे दर्द ने मिल्ली करके रख दिया था। बारिश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उजाला होने से पहले बारिश थम गई और आदित्य जैसे ही घर आए तो मैंने हिम्मत करके उन्हें सब कुछ बता दिया। उनके लिए बस इसको यकीन करना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वो भी शालिनी के बदलते हुए रवैये को बहुत ज़्यादा महसूस करते थे। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इन सब के पीछे उसके बाप का ही हाथ है। यह सब सुनने के बाद आदित्य गुस्से में अपने बाप के कमरे में गए। वह बिस्तर पर लेटे हुए थे। आदित्य ने कई बार आवाज़ दी, लेकिन उसके जिस्म में कोई हलचल नहीं हो रही थी। आदित्य ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उसने एक तरफ ढलक गई। आदित्य ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। आदित्य पिता जान गए थे कि अब उनका सच आदित्य के सामने आने वाला है और शायद इसलिए इस बात को बर्दाश्त ना कर सके कि उनका बेटा उनकी घिनौनी हरकत अब जान जाएगा और उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह मौके पर ही दम तोड़ गए। हमारे समाज में ना जाने कितनी बच्चियां शालिनी जैसी हैं जो अपने सौतेले बाप के जुल्म का शिकार हैं। इन्हीं को एक दूसरे के छोड़ देने से अपने मासूम बच्चों पर एक नज़र ज़रूर डाल लेना चाहिए ताकि कोई भी बच्ची किसी दूसरे के हाथ खिलौनी ना बन जाए।